अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई ने मुल्क का सियासी मंजरनामा बदल दिया है और तहरीक इंसाफ में टूट फूट के बाद एक बार फिर नई सियासी पार्टी का ज़हूर होने को है। नए पेट्रियाट्स तैयार हो गए हैं, एक और कौफ लीग के खदोखाल तय हो गए हैं। आज एक अहम सियासी पेशरफ सामने आई है और फवाद चौधरी ने सियासत से अलामती वक्फे के बाद कुछ मुनहरिफ रहनुमाओं के साथ पहली बार मीडिया के रूबरू सियासत पर लबकुशाई की है और आइंदा का सियासी लाहे-अमल भी पेश किया है। इससे पहले फवाद चौधरी, आमिर क़ियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने अडयाला जेल में कैद पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और इन्हें पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की। हमने आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई। साथ साथ हमने राब्ता किया है परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने राब्ता किया। आतिफ खान साहब से, शहराम तरकाई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने राब्ते किए हैं और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। नई पार्टी के कयाम के लिए मुतहरिक सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन भी आज खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं। जहांगीर तरीन इससे पहले अलीम खान को भी नई पार्टी के हवाले से एतमाद में ले चुके हैं। एक रोज पहले पाकपतन से पीटीआई के साबिक एमएनए अहमद शाह खग्गा और पंजाब के साबिक रुकन असम्बली सईद अकबर नवानी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज और मुल्तान से सलमान नईम का भी जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जराए का दावा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 100 से जायद रहनुमा जहांगीर तरीन से राबते में हैं। जराए ने यह भी दावा किया है कि जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी के नए नाम के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि पीटीआई छोड़ने वालों के लिए किंग्स पार्टी बना रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मुनहरिफ रहनुमा भी नई पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। जहांगीर तरीन भी कोशिश कर रहे हैं। अलीम खान के हवाले से खबरें आई हैं और जो कोशिशें फवाद चौधरी और मुफ्ती मौलवी महमूद के हवाले से सामने आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं एक नई पार्टी के क़याम के हवाले से, उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-निगार जनाब फ़ारूक शहबाज बड़ाइश साहब हैं और बड़ाइश साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये भी पूछेंगे कि वो वाहिद सहाफ़ी थे जो कि जहांगीर तरीन खान साहब के साथ मुलाकात जिन्होंने की, नाश्ते में मौजूद भी थे। तो बड़ाइश साहब, सर ये क्या, तो पहले ज़रा खबरें क्या हैं इस हवाले से, जहांगीर तरीन क्या प्लान कर रहे हैं सर? और जरदारी साहब भी सुने, उन्होंने भी लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात पहले भी होती रही है, आज भी मुलाकात हुई है, तो क्या खबरें क्या हैं सर? खबर ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि किंग्स पार्टी बनने जा रही है, तो इस हवाले से जहाँ से जहांगीर तरीन साहब पिछले चंद दिन पहले एक्टिव हुए थे, लेकिन उनके जो मशीर हैं उन्होंने ये कहा था कि पहले आपको अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला देखना चाहिए, उसके बाद किसी पार्टी का क्या अमल में आना चाहिए। लेकिन पिछले 3 दिनों में, यानी ये आखिरी 3 दिन, आज का दिन भी इसमें शामिल कर लें, फवाद चौधरी साहब का राब्ता भी उनके साथ होता है, बहुत से जो रहनुमा हैं, फैजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान की आज मुलाकात भी हो गई है, इन समेत बहुत से लोगों का उनके साथ राब्ते हुए हैं, केपी से, सिंध से, पंजाब से। इन 3 दिनों में ना जाने क्या हुआ है, कुछ ऐसा तहरुक पैदा हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब अपनी वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला भूल के आगे बढ़े हैं, तेज़ी आई है। इस्लामाबाद में जो अपना सियासी दफ्तर है उन्होंने मुकम्मल खोल लिया है और फवाद चौधरी साहब, जिनके उनके करीबी ज़राए मुझे कल तक ये कंफर्म कर रहे थे, कल रात तक, कि फवाद चौधरी साहब किसी ब्रेक लेने के लिए तगवुदूद कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो ब्रेक लें, अभी बिल्कुल सामने ना आए। लेकिन इन्हीं ये लास्ट जो मोमेंट्स पे कुछ ऐसा हुआ है कि उन्हें अडयाला जेल के बाहर इमरान इस्माइल और मौलवी साहब जो साबिक एमएनए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। उन्होंने कुछ नाम भी लिए, कुछ नाम आपने भी अपने इंटरव्यू में बताए और उस वाले से अपडेट्स भी आई कि कुछ लोगों ने इंकारी भी हैं। मैं खुद मैंने फरूख हबीब साहब के जो करीबी ज़राए उनसे रब्ता किया, वहाँ से पता चला कि फवाद चौधरी साहब ने उनसे इस वक्त तक कोई राब्ता नहीं किया। और ये नाम ले लिया खबर मैं, हाँ जी, मैं नाम ले रहा हूँ उनका, चूँकि फ़ारूक हबीब साहब के साथ फवाद चौधरी साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक है। फ़ारूक हबीब उनके अंडर मिनिस्ट्री में रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात रहे हैं, लेकिन उनका नाम गलत कोड किया गया जो मैंने उनकी कंफर्म किया वहाँ से। दूसरी बात यह कि जहांगीर तरीन साहब फिलहाल वो डिस्क्वालिफिकेशन के मरले के अंदर है, तो इस वक्त अगर कोई पार्टी जिसको वो अगले 3 दिन के अंदर
कोई नाम भी अनाउंस किया जा सकता है, कोई ऐसा इशारा या कोई ऐसी चीज उन्होंने जरूर देखी है जिसके बाद जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी की दोनों की एक्टिविटी में बड़ी मुमासलत है। ऐसे लगता है कि एक ही लाइन के ऊपर चलेंगे। अच्छा, खबर एक भी लाइन पर चलेंगे ऐसा लग रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे भी होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म लग रहा है, और कोई नया ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जिस पे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जिनकी गुंजाइश नहीं, पीपल्स पार्टी में गुंजाइश नहीं, और वो लोग जिनको देख के इमरान खान का वोट जो है वो इस तरफ अच्छा, ये किसी ना किसी ये तो आपने कह दिया कि लगता है। अब आपकी जहांगीर तरीन से मुलाकात भी हुई, खबर क्या है? वो तो कॉन्फिडेंट है कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है, उनके साथ जो राब्ते हुए हैं उनको लगता है कि उनकी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसके साथ खबर ये भी है कि मज़ाहमत भी अपनी जगह पे है। अगर वो अब्दुल अलीम खान साहब के घर गए हैं तो अलीम खान साहब ने उनसे सोचने का वक्त मांगा है, और साथ में ये भी कहा है कि उनके जो करीबी सारा ग्रुप है, आप शेखपुरा से लेके लाहौर के जितने उनके करीबी दोस्त हैं जो MP पीछे वजीर रहे हैं, वो सब लोग इस वक्त या तो नून के टिकट पे लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या वो नून में जा चुके हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब को खुद अपने लोधरा में वहां पर बड़ा क्लैश आ रहा है। कांजू ग्रुप है जो वो बड़ा एक्टिव हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसा नवानी ग्रुप इनसे मिला है, खुशाब से गुलाम रसूल संगा है, इनकी एडजस्टमेंट नून में नजर नहीं आती। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है जी सर, ये भले प्लेटफॉर्म इनका एक हो गया, पर जो अवाम सोचना देखना चाह रही है कि वो इनका लीडर कौन होगा, Who will lead the party? ये कौन है सर? ये सवाल मैंने भी पूछा, और इसका जवाब इस तरह से आया कि जहांगीर तरीन साहब का रोल जो है वो नवाज शरीफ साहब का जो रोल है मुस्लिम लीग नून में कायद वाला रोल है, वो हालांकि डिस्क्वालीफाई हैं लेकिन उनका कायद वाला रोल है। फिर मेरे जहन में ये भी बात आई कि मैं पूछूं कि ये क्या पंजाब से कौन लीड करेगा, सिंध से कौन लीड करेगा? सिंध से भी कोई बड़ा नाम उनके हमरा मौजूद है, अच्छा, और पंजाब से भी मौजूद है। ये एक तरतीब बाकी है कि नंबर 2 नंबर 3 कौन होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है ना सर, एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। जब जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा थे PTI का, तब सबसे ज़्यादा क्लैश उनका कुरैशी साहब से होता था। अब अगर कुरैशी साहब को भी मनाने की, जैसे कि अडयाला जेल पहुंचे हुए थे, कोशिश की जा रही है और वो फर्ज करें मान जाते हैं, तो फिर ये तकसीम कैसे होगी? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आई टू आई देखते हैं। कुरैशी साहब हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, दोनों का एक प्लेटफॉर्म में रहना, कोई किसी एक को तो नंबर 2 बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक न्याम में दो तलवारों वाली बात है जो PTI में भी नहीं रह सके इमरान खान की क़यादत के बावजूद। अब ये है कि जहांगीर तरीन साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई एक ऐसा लम्हा करीब कर भी दे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो सियासी तारीख दोहराई जाएगी, और किसी ऐसे मोड़ पे, किसी ऐसे लम्हे पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो अपनी अहमियत खो दें। बज़ाहिर मुझे लगता है कि शायद वो अब तक अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो शायद इन मुज़ाकरात के बाद भी वो अपनी पार्टी अपना किबला तब्दील ना करें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अगर इनके नाम जिन लोगों के लिए जा रहे हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी पोजीशन कमजोर की जा रही है। यानी अगर आप नाम ले रहे हैं कि हमारे उनसे भी राब्ते शक डाल दिया ना आपने। तो अब असद कैसर ने ट्वीट किया कि मेरा कोई राब्ता नहीं है फवाद चौधरी से, उनका नाम भी लिया इन्होंने। इसी तरह कई लोगों के नाम लिए गए, क्योंकि अब फवाद चौधरी कह रहे हैं तो बहुत से लोग उस पर यकीन करने पर मजबूर होंगे। ये आपको पता है एक टैक्टिक्स है कि आप ज्यादा लोगों के नाम लें, बड़े लोगों के नाम लें, उसके बाद बहुत से लोग आपकी तरफ लपकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका कौमी सियासत पर कोई अमल दखल नहीं, जैसे अगर फरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान का अगर आप नाम लें, ये मीडिया पर नजर आते हैं, लेकिन अगर आप कौमी सियासत में इनका किरदार नहीं। लेकिन ये लोग भी मुझे जो पता चला है इन्होंने मीटिंग्स भी की हैं, इन दोनों के राब्ते भी हैं, और जहांगीर तरीन साहब के जो करीबी रहे वो ये बताते हैं कि बहुत से लोग हैं जो हमारी तरफ आना चाहते हैं, उनमें इन लोगों के नाम भी लेते हैं। दूसरी तरफ लाहौर में ही आपने जिसका जिक्र किया, जरदारी साहब इस वक्त सरगर्म है। जनूबी पंजाब से तकरीबन 10 से ज़ायद लोग हैं जिसमें साबिक MPs हैं, अच्छा, और टिकट होल्डर्स हैं PTI के, वो सब इनका रुख करने जा रहे हैं। राजनपुर ज़िले से खबरें PTI के लिए अच्छी नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा लगता है कि राजनपुर से जो मेन क़यादत है, चाहे वो दरेशक ग्रुप हो चाहे वो लगारी ग्रुप हो, वो रुख करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी साहब बराह रास्त उनसे राब्ते में। तीसरी तरफ एक और महाज खुला है, वो काफ लीग का है। चौधरी सरवर साहब सरदार तनवीर लियाज साहब को इस्लामाबाद से लेके लाहौर लेके आते हैं, उनको खुद अपनी गाड़ी में लेके आते हैं। उसके अलावा वो जो उनसे बड़े लोग हैं जिनके साथ उनका राब्ता रहा है, PTI में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, चौधरी सरवर साहब कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जिन लोगों की कहीं पे जगह नहीं बन रही उनको काफ लीग में ले आए। तो एक तरफ ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोट है, जो वोट बैंक है, जो लोग हैं, इनकी इसकी खैंचातानी चल रही है। जहांगीर तरीन साहब की इसमें उम्मीद ज़्यादा नजर आती है, और एक मोड़ पे भी क्योंकि उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बड़ा ज़्यादा ताल्लुक रहा है, वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और लोग समझते भी हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो ऐसा लगता है कि किसी मरले पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लोग निकलेंगे उनमें नुमाया लोग
जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी का रुख करेंगे, जिसमें उनका रोल एक कायद का, पैटर्न इन चीफ का होगा, और जैसे उनके मसाइल हल होंगे वो अमली उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बड़ा साहब इंतहाई मशहूर हूँ सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें यह इस वक्त सेंटर हुमायूं अहमद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और इन्होंने काफ़ी, इनके स्टेटमेंट्स आजकल काफ़ी जो है वो वायरल भी हो रहे हैं। अहमद साहब शुक्रिया आपका। सर, ये जो अब नई किंग्स पार्टी कह लें, इसका कोई भी कुछ भी कह लें, इमरान खान इसको किंग्स पार्टी का नाम दे रहे हैं बाय द वे, इसकी क्या समझें? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की और दीगर लीडर भी साथ थे मौजूद, इसको माना जाए कि नई जमात की रूनुमाई हो चुकी है? मुझे एज ऑफ नाउ कोई इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं इन जनरल प्रिंसिपल आपको एक चीज बता देता हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम पॉलिटिशियंस जो है ना, हम बजाय किंग मेकर या किंग खुद बनने के, हम लोग किंग्स पार्टी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम किंग्स पार्टी बनाएंगे तो हमारा हाल भी उसी हमटी डमटी की तरह होगा कि जो कि दीवार में बिठा दिया जाता है और गिर के टूट दिया जाता है। तो आपने बेसिकली ये करना है कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आप अपने बल बोते पे करें, आप अपने आप को इस काबिल करें कि लोग आपके साथ मिले, आप इस लिहाज से करें। और मैं ये हर पॉलिटिशियन को कहता हूं कि अगर आज हम लोगों ने अपने मसले ना ठीक किए तो फिर जैसे 1979 में या जैसे 2000 या 1999 में जो चीजें होती रही है वो चीजें रिपीट होती रहेंगी, 1960s में होती रही वो चीजें रिपीट होती रहेंगी। हम उस विश्व साइकिल से कभी बाहर निकल नहीं सकेंगे। आखिरकार ये याद रखिए कि इस दफा एक चीज फर्क है, इस दफा अवाम वो वाली अवाम नहीं है, और वो अवाम इसलिए नहीं है कि इस दफा सोशल मीडिया या इस दफा किसी भी तरीके से आप जो खबरें हैं या जो मीडिया है या जो इंफॉर्मेशन है वो आज बच्चे बच्चे के हाथ में है। इस वक्त आपके ऊपर तकरीबन 10 से 15 करोड़ के करीब टेलीफोन्स हैं जो बाहर हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो ले वो अब बाशऊर है, उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो लोग बेताब है निकलने के लिए, वो बेताब है वोट डालने के लिए, वो बेताब है वोट को इज्जत दो की बजाय वोट के लिए इज्जत लो के लिए। वो आगे बढ़ के अपने लिए वोट के लिए इज्जत खुद करेंगे, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ठीक है, तो अब ये बात इधर चली जाएगी कि लोग अपने वोट के लिए, और इस वक्त लोग ये याद रखें, सहमे जरूर हुए हैं, डरे जरूर हुए हैं, क्योंकि ताकत उनके हाथ में नहीं है, ताकत किसी और के पास है, लेकिन असल ताकत जो है वो वोट की ताकत है। ये वो भी समझते हैं और ये अवाम भी समझती है, और ये अंदर से अवाम जो है ना वो अंदर से सिमर हो रही है। जैसे आप ढकना रख देते हैं ना और उसको उबाल पे रख देते हैं, जैसे जैसे आप प्रेशर डालते जाते हैं उबाल जल्दी आता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप इसके ऊपर लोगों के ऊपर प्रेशर डालेंगे उबाल जल्दी आएगा। तो उसका जो इंपैक्ट आएगा वो ये है कि ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे वोटिंग के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो 30-40%, 50% निकले तो फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के पास 50% वोट का जो रह जाता है वो उससे मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन अगर 70% से ज्यादा 80% लोग निकल आए वोट देने के लिए, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास जो बचे कुछ 15-20% वोट रहते वो उससे इस मुल्क की तकदीर के साथ कोई नहीं खेल सकेगा। और ये याद रखिए, ये तकदीर हमारे हाथ में है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कहता है कि अगर आप अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहते तो मैं भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलूंगा। तो हमने एज ए नेशन ये सोचना है कि क्या हमने अपनी तकदीर किसी और के हाथ में रखनी है या क्या हमने अपनी तकदीर और तदबीर के लिहाज से अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो आज मैं हर पॉलिटिशियन को अच्छा मेहमद साहब कि सारी चीजें अपनी तरह। मेहमद साहब ये बताइएगा कि सर ये अब जो आप जिसको कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, उन्हीं का जहाज चलता था, आई एम टॉकिंग अबाउट JKT, उन्हीं का जहाज चलता था तो आपकी जमात के अंदर उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया, हवा भरी गई। आज वो हवा निकल रही है, वो मांगे की हवा थी सर, वो वापस जा रही है जहां से आई थी, तो फिर आज गिला कैसा सर? जी ये उससे बहुत फर्क है। 2018 में ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग सब टांगा पार्टी कहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टांगा पार्टी इसलिए कहते थे कि आप कहते थे कि एक टांगे के अंदर पूरी पार्टी आ सकती है। 2011 में जो जलसा हुआ था मीनारे पाकिस्तान ने, उसने नक्शा बदल दिया था सबका। इमरान खान ने अपनी
25 साल या उस वक्त आप ये समझ ले कि 16-19 साल की मेहनत से अपने आप को मनवा लिया था कि ही इज अ पावर टू बी रेकन विद। उसके बाद लोग आए थे इस वजह से कि उन्होंने इस जगह पे एक उम्मीद देखी थी। अवाम ने उम्मीद पहले देख ली थी, पठानों ने उम्मीद पहले देख ली थी, उसके बाद बाकी पॉलिटिशियन आए थे। जहांगीर तरीन अपनी जगह पे होगा, अच्छा सियासतदान होगा, लेकिन जहांगीर तरीन स्ट्रेंथ इमरान खान से लेता था, इमरान खान स्ट्रेंथ जहांगीर तरीन से नहीं लेता था। जहांगीर तरीन के पास एक कम्युनिकेशन या एक ट्रांसपोर्ट का वसीला था, जो कि वसीला यह था कि जो स्पीड हो जाता है उस लिहाज से होते हैं, लेकिन उसकी वजह से, उस जहाज की वजह से नहीं आए। अगर जहांगीर तरीन की वजह से होता तो ये जो पंजाब में इनकी अभी पिछले दिनों में जो 30 के करीब जो इलेक्शंस हुए उसमें इनको मुंह की ना खानी पड़ती। इन्हीं की पार्टी वाले थे ना, कोई और थे नहीं थे, उनके साथ बाकी भी मिले हुए थे, नून लीग भी उनके पीछे थी, पीडीएम पूरी उनके पीछे थी, एस्टैब्लिशमेंट पूरी उनके पीछे थी। लेकिन हुआ क्या, 75% सीटें पीटीआई ने जीती। इससे जाहिर होता है कि ये जहांगीर, ये बाकी सब नाम थे। इसने जो इमरान खान ने जो अपने आप को मनवाया था वो इस वजह से नहीं मनवाया था कि उसमें किसी ने 2018 में, इमरान खान ने अपने आप को बहुत पहले मना लिया था। अगर ये 2018 वाली बात होती तो इमरान खान 2002 में प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन उसने 2002 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। अगर इमरान खान बेउसूली बंदा होता तो वो 2008 में नवाज शरीफ और जरदारी की तरह बॉयकॉट, जो पहले इन लोगों ने माना था कि हम बॉयकॉट करेंगे और बाद में बॉयकॉट से फिर गए थे, तो इमरान खान भी फिर जाता, वो भी उस वक्त कर लेता। लेकिन इमरान खान ने अपने आप को एक उसूली बंदा साबित किया और उसने 2008 का बॉयकॉट किया। उसके बाद 2013 में उसने किया। 2013 में मेरे लिहाज से, मेरी अपनी जो राय है, मेरी गलत हो सकती है, मेरी राय ये थी कि वहां पे पीटीआई के ऊपर पहला एक क्या कह सकते हैं, शब खून मारा गया। अच्छा, 2018 में मैं ये समझता हूं जैसे अभी हो रहा है, बेसिकली अभी हो क्या रहा है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर अपने हाथ में रखना चाहती है, जिसको आप किंग्स पार्टी कहते हैं ना, वो बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेहमद साहब के इमरान खान इज नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड। उनके खिलाफ केसेस हैं सर, और बड़े संजीदा नौयत के केसेस हैं। उनकी नाहरियत की तलवार उनके सर पे लटक रही है, उनके हवाले से फौजदारी मुकदमात बन चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने यह तक कह दिया है कि इनके खिलाफ आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अगर इमरान खान के लिए पिच ही उखाड़ दी जाती है तो वो कहां खड़े होकर बैटिंग करेंगे फिर? मैं इसके जवाब दे देता हूं। सबसे पहले असल चीज है रूह की। चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, रूह इंपॉर्टेंट है। रूह इमरान खान है पार्टी की। चेहरे आगे बदल सकते हैं लेकिन रूह इमरान खान है, ताकत इमरान खान है, नाम इमरान खान है, वोट इमरान खान का है। अगर आप उनमें से देखें, सिवाय 1-2 के बाकी सारे अपनी सीटें हारे हुए लोग थे। अच्छा, उनमें जो पीटीआई के जिनको हम सो कॉल्ड ओरिजिनल थे, इनमें से ज्यादातर लोग, मेरे समेत, खैर मैं तो इलेक्शन में था ही नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग अगर खड़े हो इंडिपेंडेंटली, ये शायद 500, 1000, 2000, 3000, 5000 से ज्यादा वोट लेकर ना जा सके। और ये मैं भी बता रहा हूं। बाकी रह गए जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे सियासतदान होंगे लेकिन अपनी सीटें हारे हुए थे। वो तो अगर इमरान खान का बीच में मोहर ना लगती तो इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो वैसे ही हारे हुए थे। तो इस वजह से दैट रियली डज नॉट मैटर। अब दूसरी बात आई कि ये जो ट्रायल होगा, आप बिल्कुल ट्राई करो, जैसे 1978-79 में जैसे भुट्टो का ट्रायल हुआ था, जैसे भुट्टो का हुआ था, आप इमरान खान का भी कर लो। जो पॉपुलर लीडर होता है उसको आप रोको। जैसे 1991 में जैसे आपने आईजीआई बनाई थी बेनजीर केस के लिए, क्योंकि बेनजीर बहुत स्ट्रांग बनती जा रही थी। यहां पे यही हो रहा है, बार बार एक ही चीज हो रही है। तो उस जगह पे अगर आप ट्रायल करोगे, कर लो। अगर आप पीटीआई को बैन कर दोगे, पीटीआई किसी और नाम से आ जाएगी। जैसे नेशनल अवामी पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी बन गई, इसलिए पीटीआई कुछ और नाम कर लेगी, कुछ और निशान हो जाएगा। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला, एज फार एज इमरान खान जिंदा है, जेल में है, नहीं है, किंग है या किंग मेकर है, अगर इमरान खान कहता है हुमायूं को वोट दो, आप देखो हुमायूं को आप काफी शिद्दत से बोल रहे हैं। मुझे जरा अपने अलावा 5 नाम कोई और बता दें जो आज इमरान खान के साथ खड़े हो। आप मुझे एक बात बताएं, 5 साल पहले, 2 साल से, मैं अभी सेनेट में 2 साल हुए ना, आप मेरा नाम जानते थे? हुमायूं कौन है?
5 साल पहले आप इनमें से चाहे वो अली अमीन हो, चाहे इनमें से 7-8 साल पहले इनमें से किसी का नाम जानते थे? नहीं जानते थे। आप एक नाम जानते थे ना, इमरान खान का। वो एक नाम काफी है, वो एक नाम काफी है, वो एक नाम आप सब पे हावी है, वो एक नाम आप सब लोगों के ऊपर सवार है। उस एक नाम को हटाने के लिए हुमायूं डज नॉट मैटर। हुमायूं नहीं होगा, अरशद होगा, अरशद नहीं होगा, हबीब होगा, हबीब नहीं होगा, करीम होगा, करीम नहीं होगा, सलीम होगा। एक नाम उसके पीछे है, वो है इमरान खान। अगर इमरान खान का नाम है तो मेरे भाई जो मर्जी कर लो, बंदा वही जीतेगा जिसके पीछे इमरान खान का नाम होगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। इसीलिए उस एक के पीछे सब कुछ है, उस एक के पीछे पड़े हुए सारे। लेकिन फिक्र नहीं करनी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ गारे हिरा में थे और उन्होंने हजरत अबू बकर के चेहरे पे एक तशवीश देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि गम मत करो, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो आप सब लोग भी गम नहीं करना, आप सब लोग भी परेशान नहीं होना, आप सब लोग ने हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? अल्लाह की मदद आपके साथ है। चलें, अल्लाह आपको हिम्मत दे। पर आपने 5 नाम नहीं बताए सेनेटर साहब। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके 5 नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा। एक नाम इंपॉर्टेंट है, एक नाम, वो है इमरान खान, बस। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको मर्जी उसने बिठा दिया वो किंग है, जिसको मर्जी उसने बिठा दिया। आज अगर वो चपरासी है, उसने उसको बिठा दिया तो वो कल को एमएनए, 5 नाम तो बता दें जो ठहर जाएंगे खान साहब के साथ। मशहूर नाम। बात खत्म हो रही है, इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म हो रही है, अवाम की सियासत शुरू हो रही है। ये उसी तरीके से अवाम की सियासत थी जो भुट्टो ने की थी, ये उससे बहुत बढ़कर है। ये तकरीबन उस लेवल पे जा रही है जिस लेवल पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत थी, कि लोग उसके लिए निकल रहे थे, मर मिट रहे थे। इस मुल्क के लिए लोगों ने अपनी जानें दे दी थी। अगर वो कायद-ए-आज़म के साथ ना होते तो ना आप आजाद होते, ना मैं आजाद होता। तो आज इस मुल्क के लिए हम लोगों ने एक वो आजादी लेनी। आजादी क्या कि हम किसी गैर मुल्क के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जिसकी बेसिस पे हमें नुकसान हो। हमने वो फैसले करने जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, ना कि किसी और के लिए। तो आज से आप और मैं, हम सब मिलके ये फैसला कर ले कि हमने इस मुल्क की परवाह करनी। और रही बात इमरान खान, वो वाहिद लीडर है, वो वाहिद लीडर है जिसने हमेशा कहा है कि ये आर्मी भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, और अगर इंपॉर्टेंट है मेरी जान बेशक सर आपने 5 नाम नहीं दिए सर, वो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन चलें, आपका भी क्या कसूर, वो खान साहब को खुद नहीं मिल सके वो लोग जो उनके लिए जमानती मुचल्लके जमा करा सकें, घर के मुलाजमों से कराने पड़े, तो इलेक्शन में साथ खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, इमरान खान बंद गली में फंस चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद सानह 9 मई का बर्पा किया जाना, अस्करी तंसीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेतौकीरी, इन सब अफसोसनाक वाक़यात के बाद इमरान खान के गर्द शिकंजा तंग किया जा रहा है। सानह के बाद इमरान खान के बयानात ने आग बुझाने की बजाय जलती पर तेल का काम किया, जिसके बाद फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि 9 मई के जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड इमरान खान है, उन्होंने ही फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का प्रोग्राम बनाया है, उन्होंने ही इस पर अमल कराया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले इमरान खान सब तय करके गए थे, इसलिए इमरान खान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में ही चलाया जाएगा। इमरान खान इस वाक़े के मास्टरमाइंड थे या नहीं, ये तो तहकीकात के बाद ही मालूम होगा। लेकिन खुद इमरान खान के बाद से इक़दामात ऐसे हैं जो बहुत से सवालात पैदा करते हैं। जब यह सानह हुआ, इसके बाद इमरान खान ने मजम्मत तक करना गवारा न की, बल्कि खफकी और गजब के आलम में अस्करी सरबराह को इल्ज़ाम का निशाना बनाया, इस्लाह कानूनियत का जवाब पेश करने की कोशिश की। इसके साथ साथ इमरान खान ने अब हम पैदा करने की कोशिश भी की कि कभी कहा कि यह उनकी गिरफ्तारी का रद्द अमल था, कभी कहा कि इंक्वायरी हुई तो साबित करेंगे कि मंसूबे के तहत मुसल्लह लोग एहतजाज में प्लांट किए गए, और अब फौजी अदालत में मुकदमा चलने की बात हुई तो कह रहे हैं वो नहीं बल्कि वर्कर जिम्मेदार थे।
फौजी तंसीबात पर हमलों के बाद पाक फौज के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और 9 मई के दिन को मुल्क की तारीख का सहबाब करार दिया था। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से फौज की अमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए। इसके पीछे पार्टी की शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन न कर सके वो इक़्तिदार की हवस से मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े इस गिरोह ने कर दिया। प्रेस रिलीज के मुताबिक एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने मकासद की तकमील के लिए उभारते हैं, दूसरी जानिब लोगों की आंखों में धूल डालते हुए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ISPR की प्रेस रिलीज में बयान की गई ये बात भी दुरुस्त है। इमरान खान ने हकीकतन फौज मुखालिफ बयानियां अपनाया, फौज के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा, अस्करी क़यादत को गद्दार अमरीका का आलेकार तक कह दिया। आइन पर अमल करते हुए गैर जानिबदार रहना फौज का फर्ज है, लेकिन इमरान खान ने गैर जानिबदारी को भी गाली बना दिया। इमरान खान भरे जलसों में पूछा करते थे कि गैर जानिबदार होने पर क्या आप चौकीदार को माफ करेंगे? जलसों में मौजूद अवाम चिल्ला चिल्ला कर जवाब देते थे नहीं, और फिर दोगलेपन का मुजाहरा करते हुए यह भी कहा करते थे फौज तो हमारी है, हम इसके खिलाफ कैसे जा सकते। ISPR की इस प्रेस रिलीज के बाद भी इमरान खान का रवैया माजरत खाना नहीं बल्कि जारहाना हो गया था। उन्होंने न सिर्फ प्रेस रिलीज में लगाए गए इल्जामात की तरदीद की थी, बल्कि पाक फौज के तर्जुमान को मुखातिब करके कहा था कि आप तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूं। यानी सानह 9 मई के बाद इमरान खान ने अपना रवैया जारहाना ही रखा, लेकिन जब हुकूमत ने यह केस फौजी अदालतों में चलाने का फैसला किया तो इमरान खान इस इकदाम को अदालत में चैलेंज भी कर चुके हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब हैदर भाई साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हैदर साहब ये बताइएगा कि ये इमरान खान ने जो कुछ भी किया इसको अगर इंस्टिगेशन के जुमरे में आता है, उकसाने के जुमरे में आता है, और इनका क्या ये फॉल करते हैं कि इनका केस फौजी अदालत में सुना जाए, और फिर अगर ऐसा होता है इसकी सजा क्या हो सकती है? सर देखिए, इमरान खान साहब ने जो बातें आपने सुनवाई हैं उसकी कड़ी या नेक्सस या उसकी कॉजेशन इस अमल के साथ जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे 9 मई के, उनके साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं, सवाल ये होगा। मेरे ख्याल से 9 मई की जो मंसूबा बंदी है, अगर तो कोई शवाहिद इस हवाले से हैं कि खान साहब जो है वो जेल जाने से पहले तय कर चुके थे कि क्या रद्द अमल होना चाहिए जिसका ये हिस्सा था, तो फिर तो बात आसान हो जाती है। लेकिन आपने जो जलसों की बातें बताई हैं, क्या उनका नेक्सस वाकई जोड़ा जा सकता है जो कई माह के बाद ये इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए? ये मेरे ख्याल से जवाब तलब होगी बात। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ अली हैदर साहब ये है कि हमने देखा और ताज्जुब होता है इस चीज पे कि खान साहब जब निकाले गए तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिस तरह का रिएक्शन आएगा, शायद वो खुद भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जल से जुलूस करके अब बाय इलेक्शन में वो कुछ हासिल किया जो आज तक कभी कोई हासिल नहीं कर सका। एक पार्शियल कमबैक की उन्होंने, जबकि आप बूट आउट होने के बाद हमेशा यू स्किप अ टर्न। तो ये सारी चीजें वो कर पाए थे क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि अवाम उनके साथ है। बाय इलेक्शन में भी जाहिर है अवाम के वोट थे और जलसों में भी अवाम नजर आती थी। लेकिन गोली लगने के बाद हम देखते हैं कि एक जलसा उन्होंने लाहौर में बस बड़ा किया, कोई 7 कितने माह हो गए, वो तो अवाम में गए नहीं उस तरह से। ठीक है, पेशियों पे कुछ इंटरेक्शन हो जाता है, एक आध रैलीज उन्होंने जरूर निकाली, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो वहां जाते नजर ही नहीं आए। जबकि उनके खिलाफ तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ऑब्वियसली, जब वो खुद ही कहते थे मुझे माइनस करना है, मुझे ये लंदन प्लान, वो तो जाहिर है उन्हें पता था कि ये दिन आएगा जो आज उनके साथ हो रहा है। तो जब उन्हें यह पता था कि यह दिन आएगा तो उसको काउंटर करने के हवाले से अभी तक खान साहब मेरे ख्याल से कंफ्यूज्ड भी नजर आए और डेयर इससे थोड़े बुज़दिल भी नजर आए। और उन्होंने बिल्कुल जो चीज, जो जेवर उनको आगे ले आया था उस पे रिजॉर्ट करने की जगह बिल्कुल उससे बरक स्ट्रेटेजी अपनाते नजर आते हैं। टीवी पे जो है वो अकेले बैठ के घर के अंदर से जो है वो लीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक मकबूलियत हासिल कर ली है। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें जलसों की जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए है, लेकिन उन्हें जलसों की जरूरत इस वक्त है, उन्हें तो इलेक्शन। हैदर साहब ये बताइएगा सजा कितनी हो सकती है इनको इन केस अगर एस्टैब्लिश हो जाए तो?
देखिए मैंने एग्जैक्टली तो इस पे नहीं देखा, बट जाहिर है बड़ी संगीन सजा होगी इस केस में, तो कोई शक नहीं है। ठीक है। और 10 साल की वो तो खुद ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको सियासत से तो आउट करने की हद तक सजा तो हो ही सकती है। अच्छा, लेकिन अभी वो हम बहुत यानी मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी सर, माय अपॉलॉजीज में हटना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद वो मुनफरिद सियासतदान हैं जो खुद को फौज से मंसूब करते हैं, जिन्हें फौज से राब्तों पर फख्र है, जो GHQ के गेट नंबर 4 का जिक्र मोहब्बत से करते हैं, फौज का तर्जुमान होने का दावा करते हैं, जिनके मुंह से आज तक फौज के खिलाफ एक जुमला भी नहीं निकला है। साना है 9 मई के बाद से अब वही शेख रशीद भी अताब का शिकार हो चुके हैं। शेख रशीद ने इल्जाम लगाया है कि सिक्योरिटी इदारे के एहलकारों ने उनके घर में जबरदस्ती घुसकर मुलाजमीन पर बुरी तरह तशद्दुद किया। ट्विटर पर मुख्तलिफ वीडियोस जारी करते हुए शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि सुबह 3 बजे रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और सादा लिबास पहने 80 से 90 लोग उनके इस्लामाबाद वाले घर में दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए और मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। शेख रशीद के मुताबिक इनके घर दाखिल होने वालों ने मुलाजमीन के बाजू भी तोड़े, उनकी दोनों गाड़ियां, लाइसेंसी असलहा और CCTV फुटेज भी साथ ले गए। शेख रशीद की जानिब से शेयर की गई वीडियो में घर के टूटे ताले और कमरे में बिखरा सामान देखा जा सकता है। इसके साथ साथ शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान जारी किया और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील की। शेख रशीद के साथ ये सब कुछ साना है 9 मई के तनाजुर में हो रहा है तो अफसोसनाक है, क्योंकि शेख रशीद ने कभी फौज मुखालिफ बयानिया नहीं अपनाया, बल्कि वो तो हमेशा फौज से सुलह की बात करते रहे। शेख रशीद वो सियासतदान हैं जिन्होंने हमेशा फौज से गलत फहमियां दूर करने की बात की, फौज और अवाम में दरार डालने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया, फौज की अजमत और जानिसारी के गुण गाए। शेख रशीद ने अपने जलसों में हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि शुरका की नारेबाजी का रुख कभी फौज के खिलाफ ना हो। एक बार हुजूम ने कुछ ऐसे नारे लगाए जो नागवार थे तो शेख रशीद ने नारेबाजी रुकवा दी और कहा यह लाल हवेली की रिवायत नहीं। शेख रशीद जैसे लोग वो हैं जो मुल्क के इस अहम इदारे के हामी हैं और उन्होंने कोई रेड लाइन पार नहीं की। जो फौज के खिलाफ नफरत फैलाए इसे जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन शेख रशीद जैसे सियासतदानों से वो सलूक नहीं होना चाहिए जो हुआ। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म हो जाता है। जी इजाजत, अल्लाह निगहबान।